नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। लीनियर अलजेब्रा का आज का हमारा अंतिम टॉपिक जो है डायगोनलाइजेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायगोनलाइजेबल, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल जो होता है उसको किस प्रकार से अपन निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले डायगोनलाइजेबल होता क्या है कि ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी जो मैट्रिक्स है जिसको यहाँ पे जैसे ए कह दिया तो वो जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसको विकर्णीय मैट्रिक्स भी कहते हैं हिंदी में। कब कहेंगे? जब वो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके सिमिलर होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ है वो छोटी क्लासों में पढ़ा था, जिसको अपन विकर्ण के अलावा जितने भी जो अवयव होते हैं ये सब के सब क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये जो विकर्ण के अलावा जैसे फर्स्ट वन, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उसमें इन अवयवों के अलावा बाकी सब के सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये तब अपन ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसका जो सिमिलर किसके होगी? डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी। या दूसरी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए इज अ डायगोनलाइजेबल। कोई भी मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है इफ देयर एग्जिस्ट डी। कोई डी इस प्रकार से होगा कि डायगोनल ऑफ d1 d2 टेंड्स टू dn एंड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p। एक और अन्य मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है p। अब नॉन सिंगुलर का मतलब मॉड ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सच दैट कि जो d है वो इसको इस प्रकार से लिख सके अपन p इनवर्स AP के रूप में। ठीक है, तब अपन जो उस मैट्रिक्स को a को अपन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं कि लेट a इक्वल टू दे रखा है 1 2 0 3, एक मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है इसको अपन देखते हैं। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक में इस एग्जांपल को करने से पहले इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक के तौर पर अपन यूं कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू जो भी है वो सब के सब डायगोनल में आनी चाहिए, तो अपन उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहेंगे। ये इसका शॉर्ट तरीका है कि जो भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसमें जो आइगन वैल्यू है वो डायगोनल में आनी चाहिए, बाकी सब 0 0 0 इस प्रकार से होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ रही है तो अपन उसको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अपन इसको देखते हैं क्या यह मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है या नहीं है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो करेंगे अपन किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए, उसमें सबसे पहले आइगन वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ ये 0 है तो इसका मतलब ये विकर्ण में आने वाला जो अवयव है ये डायगोनल में आने वाले, इसका मतलब ये इसी को अपन आइगन वैल्यू कहेंगे। ये इसके पहली क्लास में अपन देख चुके हैं। इसका मतलब मैंने एक λ1 इसके आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू एक λ1 जिसको 1 हो गया, और λ2 दूसरी आइगन वैल्यू को मैंने λ2 कह दिया, वो होगी 3। ये 1 और 3 ये इसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपन आइगन वेक्टर निकालेंगे। इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले λ1 इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। अब जब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं उसकी पहली क्लास में हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसको मैंने सीधा शॉर्ट तरीका बताया था आपको कि जैसे आइगन वैल्यू अपनों को ध्यान में है तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सीधा उसके जो डायगोनल में वो आइगन वैल्यू घटा दो, उसके पश्चात बाकी जो रिमेनिंग जो टर्म है उसको एज इट इज लिख दो। जैसे यहाँ पे λ1 इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग इस आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनों को आइगन वेक्टर निकालना है, तो इन दोनों जो डायगोनल है उसमें से ये घटा दो, तो 1 - 1 ये हो गया 2, इसको एज इट इज रखो, इसमें 3 - 1। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आइगन वेक्टर x1 x2 कर दो, क्यों? क्योंकि 2 × 2 की है, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये इसके पहली क्लास में हम देख चुके थे आइगन वेक्टर कैसे निकालते हो। इसका मतलब यहाँ से आ गया 1 2, ये 0 ये 2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x1 x2 और यहाँ पे आया 0 0।
अब जब इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं ये सब अपन पहले लिख चुके हैं। ये रो इंटू कॉलम करेंगे, तो रो इंटू कॉलम करेंगे तो इसका सबसे पहले ये जो हो गया 1 का x1 किया तो x1 हो गया, प्लस इस 2 का x2 के साथ किया तो 2x2 हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू क्या आ रहा है 0 हो रहा है। इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे 0 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 2x2, तो 2x2 वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब 2x2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0 आ रही है, इसका मतलब x2 यहाँ से आ गया 0। अब जब ये x2 का यहाँ पे रखेंगे तो x1 भी 0 आएगा, लेकिन आपको इसके पहली क्लास में हमने बता दिया था, एक बार फिर बता रहे हैं कि दोनों जो आइगन वेक्टर कभी भी 0 0 नहीं हो सकते। जब अपन दोनों आइगन वेक्टर या 3 x1 x2 x3 तीन हो तो तीनों आइगन वेक्टर कभी 0 नहीं हो सकते। इस कंडीशन में अपन किसी एक आइगन वेक्टर को क्या मानना पड़ेगा, जैसे ये x2 ऑलरेडी 0 आ रहा है, इसका मतलब x1 लेट इसको अपनों ने x1 को क्या मान लिया क्या, इसका मतलब इसके आइगन वेक्टर जो हो गए वो क्या 0 हो गया। अब क्या को जब बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 1 0। एक तरफ से यूं कह सकते हैं कि 1 0 इसका आइगन वेक्टर हो गया, कभी भी 0 0 आइगन वेक्टर नहीं होगा, ध्यान रखिए ये। तो इस प्रकार से इस आइगन वैल्यू λ1 इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग जो आइगन वेक्टर हो गया वो 1 0 हुआ। अब अपन नेक्स्ट जो है अगला जो λ2 इक्वल टू 3, λ2 इक्वल टू 3 ये जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू λ2 इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। जब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वापस वही टेक्निक जो अभी बताई थी आपको, यहाँ पे 1 2 0 3 है अपने मैट्रिक्स, ध्यान रखे 1 2 0 3, तो 1 -3 1 2 0 इसको तो रखेंगे, इसमें डायगोनल में ही चेंज करना है। 1 2 0 3 था तो यहाँ पे 3 -3 कर दो। इसी प्रकार यहाँ पे आ गया x1 और x2, और यहाँ पे चली रहा था 0 0। इस प्रकार से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया -2 ये 2 ये 0 और ये 0, और यहाँ से आ गया x1 x2 और इक्वल टू में आ रहा है 0 0। अब वापस वही जैसे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया रो इंटू कॉलम करो, -2x1 इसका प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2x2। अब ये तो ऑलरेडी 0 0 इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ गया ये 0 हो गया। अब यहाँ इसको उधर ले जाओ तो मतलब 2x2 इक्वल टू 2x1 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, मतलब x1 इक्वल टू x2 आया। अब जब x1 इक्वल टू x2 है, इसका मतलब किसी एक को मैंने क्या मान लिया, लेट x2 इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू आल्सो k, दोनों क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इसका मतलब इसके जो k को बाहर निकाला तो इसका जो आइगन वेक्टर हो गया 1 1, ये दूसरा आइगन वेक्टर हो गया। या यूं कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक भी है, आगे अपन देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक में जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसमें रो सम इक्वल हो, सपोज किसी मैट्रिक्स के रो सम इक्वल हो, जैसे यहाँ पे 1 2 इस रो का जो टोटल आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो उसका सीधा जो आइगन वेक्टर है शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इसका सीधा आइगन वेक्टर 1 1 होता है, लेकिन निकालोगे तो भी 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, इसका अब दोनों आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आइगन वेक्टर वो अपना प्राप्त हो गए। इसका मतलब अब अपना यहाँ से पी पता चल गया। अब पहले जो आइगन वेक्टर था, पहला आइगन वेक्टर था वो क्या आ रहा था 1 0 आ रहा था, के को अपन को काउंट नहीं करना है। पहला आइगन वेक्टर इसको इस कॉलम में लिखिए, दूसरा आइगन वेक्टर था वो 1 1 था। अब ये पी यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब पी प्राप्त हो गया, जैसे यहाँ पे अपनी जो डेफिनेशन थी ना वो यही था कि जो डायगोनलाइजेबल वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी इनवर्स एपी के होना चाहिए। जहां है तो आपको दी गई होगी मैट्रिक्स पी, आपको इस प्रकार से ज्ञात करना, जो आइगन वेक्टर की जो मैट्रिक्स है उसी को अपन पी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये। अब अगला जो है, अब यहाँ से पी प्राप्त हो गया, अब यहाँ से अपना को ध्यान में डायगोनलाइजेबल की कंडीशन होती है पी इनवर्स एपी होता है। ठीक है, अगर ये ऐसा करने पर पी इनवर्स एपी करने पर यदि जो मैट्रिक्स आ रही है वो डायगोनल, उसके जितने भी जो एलिमेंट जो टर्म है वो सब के सब डायगोनल में आने चाहिए, बाकी सब रिमेनिंग जो टर्म है वो 0 0 होने चाहिए, तो अपन इसको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे पी आ गया तो यहीं पे पी इनवर्स निकालो। अब पी इनवर्स शॉर्ट ट्रिक से हिसाब से सीधा निकाल लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि पी इनवर्स जो है वो एडजेंट ऑफ पी अपन मॉड ऑफ पी के बराबर है। अब 2 × 2 की जो मैट्रिक्स है उसमें पी इनवर्स सीधा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से निकालते हैं कि ये जो टर्म है इसको अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों में 1 1 है, ये एज इट इज ही रहेगी।
और ये जो सहायक जो विकर्ण है डायगोनल, उसमें साइन चेंज कर देंगे, उसमें साइन चेंज कर देंगे तो ये हो गया -1, और यहाँ पे ये +1 था, ये 0 की जगह -0 तो 0 ही होगा वो। ये हो गया P इनवर्स, और अपॉन में मॉड ऑफ P की डिवाइड करेंगे, तो मॉड ऑफ P यहाँ पे निकाल लीजिए, ये इंटू ये 1 इंटू 1 -1 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो इसका मतलब मॉड ऑफ P की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से P इनवर्स अपनों को प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जो P इनवर्स अपनों को प्राप्त हुआ 1 -1 0 और 1 इंटू A। अब जो A है देख लीजिए, यहाँ पे A क्या था, 1203 था, 1203 ये A था, और इंटू में P अभी अपनों ने दिखा यहाँ पे 1011। इस प्रकार से जब इसका तीनों को मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रो इंटू कॉलम, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में प्लस होता है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, इसलिए बीच में माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, रो इंटू कॉलम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किया 2 में तो 0, प्लस जब 1 का 3 में किया तो 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 0 1 ये तो चल ही रहा था। फिर अगली स्टेप में यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, जब इसके यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0 और ये हो गया 3। जब इसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे इंटू में 1 1 0 1 के साथ करेंगे, अब दोनों का वापस रही, रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 किया तो 1, जब इसका इसमें किया तो 0, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, इसका इसमें किया तो 0, जब इसका इसमें किया तो 0 और इसका इसमें किया तो प्लस का 3। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आई अपने पास वो आ गई 1 0 0 3। अब ध्यान से देखिए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी कहते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी कहते हैं। और डी क्या थी, डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। इस प्रकार से जो डायगोनल में जो डिजिट आनी चाहिए, बाकी रिमेनिंग टर्म जितनी है सब का सब 0 होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो डायगोनल है इसी में आ रही है 1 और 3, बाकी ये 0 और ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स थी, कौन सी मैट्रिक्स है, 1 2 0 3, ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को ज्ञात करते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको मेथड को अपन ध्यान से एक बार वापस देख ले। अब नेक्स्ट है, इसके कुछ रिजल्ट है कि ए स्क्वायर n इंटू एन मैट्रिक्स ए है। कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कि कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसकी जो रो एंड कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए। अब जैसे या तो 2 इंटू 2 की होगी या 3 इंटू 3 की होगी, इसलिए अपन कंबाइंड रूप में n इंटू एन कह देते हैं। स्क्वायर n इंटू एन मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। अब ये कोई भी जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। कब होगी, अब इसमें कुछ इफ एंड ओनली, केवल यदि और केवल यदि इट हैज ए लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इसमें जो आइगन वेक्टर आएंगे वो कैसे होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने निकाला, इसके आइगन वेक्टर आ रहे थे, इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें ये आ रहा था आइगन वेक्टर, ठीक है। अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसलिए आपको मैंने इसके जब लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के पहले जो क्लासे हुई थी उसमें आपको बताया था कि लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता है। जैसे इसको मैंने ए मान लिया तो ये मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अपन इसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका जो डिटर्मिनेशन है 1 इंटू 1 1 माइनस इसका इसमें किया तो 0, और ये 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, एलआई है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इसीलिए तो ये इंडिपेंडेंट था, तभी तो वो डायगोनलाइजेबल आ रहा था। अपनों ने पूरा मेथड से इसको सोल्व भी किया था। तो इसका पहला जो प्रॉपर्टी वो ये है कि कोई भी n इंटू एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल कब होगी, यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली जब वो एलआई आइगन वेक्टर हो। इट हैज है, उसमें जो आइगन वेक्टर है वो कैसे होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अर्थात जो आइगन वेक्टर है उनका जो डिटर्मिनेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। दूसरा है जीएम इक्वल टू एम। इसका मतलब ये होता है कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों क्या होने चाहिए, फॉर ईच आइगन वैल्यू वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी अपन इसके आगे अगला जो क्वेश्चन उसमें देख लेंगे ये एम और जीएम क्या होता है। हर आइगन वैल्यू के सापेक्ष अपन एम और जीएम निकालेंगे। अभी इतना याद रखिए कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किसके लिए, डायगोनलाइजेबल
अगर उल्टा यदि इफ एंड ओनली इसका मतलब ये इक्वल है तो वो डायगोनलाइजेबल होगा, डायगोनलाइजेबल है तो ये इक्वल होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी जो कंडीशन है वो मिनिमल पॉलिनोमियल हैज ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल जो इसके पहले क्लासों में वो भी आपको बता दीजिए कि हर टॉपिक के बारे में अपन देख चुके हैं, ये अंतिम टॉपिक है, इस लीनियर अलजेब्रा का ये अंतिम टॉपिक है। तो इसमें जो मिनिमल पॉलिनोमियल हैज ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, उसके जो फैक्टर होंगे लीनियर फैक्टर वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक x-1 आया तो दूसरा x-2 आया या तीसरा x, इस प्रकार से 1 2 3 सब अलग अलग होना चाहिए, कोई भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, अगर ये तीनों कंडीशन ये जैसे होती है तो जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वो कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। या यदि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो ये तीनों जो कंडीशन है इसको क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा, उसको प्रूव करेगा। ठीक है, अब इसकी जो कुछ जो डायगोनलाइजेबिलिटी है उसकी नेसेसरी कंडीशन भी है। नेसेसरी कंडीशन फॉर डायगोनलाइजेबिलिटी इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, ये इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो इस नेसेसरी कंडीशन से सीधा क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो अगर ये ध्यान में है तो। इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसकी जितनी भी आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है वो अगर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, कैसी अलग अलग है, सभी अलग अलग आइगन वैल्यू, देन दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तब वो मैट्रिक्स वो कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। एक बार वापस देखना, यदि आइगन वैल्यू अलग अलग है देन वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी, लेकिन यदि आइगन वैल्यू इक्वल अलग अलग है तो डायगोनलाइजेबल होगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इसका उल्टा कि अगर आइगन वैल्यू अलग अलग है तो ये डायगोनलाइजेबल होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनलाइजेबल है तो इसकी आइगन वैल्यू अलग अलग हो ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। इसका एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। इस कंडीशन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू के लिए अच्छा एग्जांपल है कि लेट ए, अब ध्यान से देखिए इट इज ए डायगोनलाइजेबल, अभी उन्होंने डायगोनलाइजेबल कैसे निकालते हैं वो बता दिया पूरा प्रोसेस। अब ये जो मैट्रिक्स इसको अपन अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं, बट आइगन वैल्यू अभी आप लोगों ने क्या बोला था कि फॉर इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू यदि वो अलग अलग है तो डायगोनलाइजेबल होगी। लेकिन अगर वो डायगोनलाइजेबल हो तो जो आइगन वैल्यू है वो अलग अलग होना आवश्यक नहीं हो भी सकती नहीं भी हो सकती। ये इसी का एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है इसका कन्वर्स नीड नॉट ट्रू का है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे डायगोनलाइजेबल तो है लेकिन इसकी जो आइगन वैल्यू है वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, देखो 1 1 है। इसका मतलब कन्वर्स हमेशा सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर आइगन वैल्यू अलग अलग है तो डेफिनेटली जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी, लेकिन अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो आइगन वैल्यू अलग अलग हो ऐसा डेफिनेटली निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते, डिड नॉट बी ट्रू, मतलब आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें आइगन वैल्यू सेम है लेकिन फिर भी ये डायगोनलाइजेबल है, तो ये इसी का एग्जांपल है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, इससे भी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। ठीक है, अब अभी तक का जो भी अपनों ने पढ़ा, आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक था लीनियर अलजेब्रा का डायगोनलाइजेबल ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल किस प्रकार से अपन निकालते हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये अपन पूरा देख लिया, उसकी कंडीशन रिजल्ट सब देख लिए। अब इस क्वेश्चन के द्वारा अभी तक जितना भी पढ़ा उस पूरा एक्सरसाइज हो जाएगी इस क्वेश्चन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, इसमें से कौन कौन सी जो मैट्रिक्स है नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, मतलब इसमें से कौन कौन सी डायगोनलाइजेबल, इसमें कौन सी डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये कहना है अपनों को नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान से जब क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि वो है या पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं गलती भी हो सकती है, यहाँ पे डायगोनलाइजेबल कौन सी नहीं है ये पूछा है। अब पहले तो है उसको यहाँ से उसको हटाओ, यहाँ से रिमूव करो। अब देखो ध्यान से देखिए, इसकी जो आइगन वैल्यू 1 2 3 वो तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। ये क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अब जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है देन ये क्या होगी, देन ये क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होता है। ये क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। जब है इसका मतलब ये गलत हो गया,
उसी प्रकार ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। देन ये भी क्या होगा, देन ये भी डायगोनलाइजेबल होगा। इसका मतलब जब ये डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आप लोग को दो चीजें कंफर्म होगी। मैंने आपको कहा था कंडीशन याद है तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये दोनों तो गलत है, आप लोग को कौन सी नहीं है ये पूछा है। अब या तो ये नहीं होगी या ये नहीं होगी, इसमें से आप लोग को चूज करना है। अब अपन सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट को ले लेते हैं। अब लैम्बडा 1 इसको 2 लेने के लिए इसको पहले अलग ले लिया, और लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 दोनों इक्वल है, और वो किसके बराबर है, 1। अब अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपने को उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी पता कर सकते हैं कि वो आइगन जो डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं होगी। अब देखो ये तो लैम्बडा 1 इक्वल टू 2 ये तो डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब इसमें तो होगी, क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो है उसके सापेक्ष ये डायगोनलाइजेबल। इसके सापेक्ष अपनों को देखनी है कि इसमें क्या होगा। अब इसके लिए पहले अपनों को आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपनों को इसकी जैसे लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लैम्बडा 2 के करस्पॉन्डिंग या लैम्बडा 2 इक्वल टू लैम्बडा 3 इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब सीधा आप तो कर सकते हो, मैंने टेक्निक बता दी है, मैं डायगोनल में घटा दो जो भी है वो, जिसके करस्पॉन्डिंग ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 - 1 ये 0 ये 0 ये 0 1 - 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हो गया ये, यहाँ पे वापस वही x1 x2 x3 चल ही रहा है, यहाँ पे 0 0 0 से चल रहा है, ठीक है। अब जिस प्रकार से इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 0 1 0 ये 0 1 0 ये 0 0 0 हो गया। इसी को अगर अपन और करें आगे थोड़ा, इसी को सीधा सोल्व कर दे R2, देखो ये ध्यान से दोनों रो एक जैसी है, तो R2 इक्वल टू R2 - R1 कर दे, इसमें से ये घटा दे, तो इसकी जो अगली स्टेप में आ जाएगा ये 0 1 0 ये घटाते ये 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं, ये वाला नहीं करो तो भी चलेगा, सीधा पता चल रहा है। यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 ये इस प्रकार से आ रहा है। अब इसकी जो एम होती है, एम का मतलब होता है उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ध्यान से समझना कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि वो जो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वही उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। जैसे लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 है, दोनों 2 बार आ रही है 1 1 1, देखो ध्यान से देखिए 2 बार 1 1 आ रही है, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसका जो एम हो गया वो 2 हो गया। अब अपन को इसके करस्पॉन्डिंग जीएम निकालना पड़ता है। जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ज्ञात करनी पड़ती है, और जो जीएम होता है वो उसका नलिटी के बराबर होता है। उसमें या शॉर्ट में कह सकते हैं कि उसमें जो रो हो रही है वो कितनी रो जिसमें 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 रो है, इसमें 0 0 0 आ रहा है, देखो इसका मतलब इसका जो जीएम है वो 2 होगा, ठीक है। अब इसका जीएम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। अब देखो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने वो ये बताया था रिजल्ट में, इसके पहले जस्ट पहले बताया था आपको ये अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो इसके दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होगी। अगर इक्वल है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। इसका मतलब अपन ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहा है ये भी 2 आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्रिक दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। अब जब होगा इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब जब 3 गलत है इसका मतलब चौथा अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन इसको भी अपन चाहे तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि जैसे 2 है तो ये तो डिस्टिंक्ट होगी, इसके करस्पॉन्डिंग तो डेफिनेटली वो डायगोनलाइजेबल होगी, लेकिन अपन को 1 के करस्पॉन्डिंग देखना पड़ता है। जब 1 करेक्ट करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो सीधा 1 1 इसमें से घटा दो। लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 ये दोनों इक्वल है, ये तो अलग है, ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल के करस्पॉन्डिंग ही देखना पड़ता है एम और जीएम इक्वल है या नहीं है। जब इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इसमें वापस वही 1 - 1 0 1 0 0 1 - 1 0 0 0 0 और 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसकी जो एम थी 1 और 2 आइगन वैल्यू इक्वल थी, इसका मतलब एम इसका 2 हो गया, इसका जो एम हो गया 2, लेकिन यहाँ पे जो 0 0 वाली जो रो कितनी है, एक ही आ रही है, इसका मतलब इसका जो जीएम हो गया एम तो 2 होगा, इस आइगन वैल्यू 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एम 2 होगा, लेकिन इसका जो जीएम होगा वो 1 होगा। अब जब एम और जीएम दोनों अलग अलग है
जब दोनों अलग अलग है इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, और जब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने को नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर पूछा था। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन डायगोनलाइजेबिलिटी जो टॉपिक आज हमने लिया था उस टॉपिक को आपको मैंने डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके रिजल्ट और लास्ट में ये जो एक मेजर क्वेश्चन लिया था इसके माध्यम से आपको सभी चीजें समझा दी है। ये जो टॉपिक था आज का हमारा डायगोनलाइजेबल ऑफ ए मैट्रिक्स, वो इस लीनियर अलजेब्रा का अंतिम टॉपिक था। आज यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुकी है। लीनियर अलजेब्रा एक बार आपको अंतिम क्लास है, इसलिए लीनियर अलजेब्रा के इसलिए आपको बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है वो केवल फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और CSIR नेट में तो होता ही है ये, लेकिन जो छोटे एग्जाम है सेकंड ग्रेड वगैरह उसमें सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक नहीं है। ये जो लीनियर अलजेब्रा वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पार्ट PG पोर्शन उसका टॉपिक था जो आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर क्लास इसके पहले ली है। हाँ, आपको जो हमारा जो YouTube चैनल है LCM क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आपको सभी जो क्लासेस है वो आपको कंटिन्यूस मिल जाएगी। इसके पश्चात अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का होगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ये टॉपिक जो है वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम में भी है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और CSIR नेट इसमें तो है ही, इन सब में तो आता ही है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये जो आपको फर्स्ट सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन पोर्शन में है, ये ग्रेजुएशन, इसमें भी ग्रेजुएशन पोर्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसके बाद अगली क्लासेस उसकी चलेगी, उसमें हर टॉपिक को अपन कंटिन्यूस देखते रहेंगे। आज हमारा जो चैनल है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और अपकमिंग क्लासेस के बारे में आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।